अगला टॉपिक है पाकिस्तान की मांग। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश होमलैंड की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लीव और पेरिस फॉर एवर, नो नाउ और नेवर, आर वी टू लीव और पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्फलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयाँ थीं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप यानी कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। इसमें अगला टॉपिक है क्रिप्स मिशन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं। पहला, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरा, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। चौथा, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। अगला टॉपिक है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन। वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद
आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इस आंदोलन के प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। पहला, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नज़रबंद रखा गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं। ये
उनके साथ थे अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडगर स्नो, एम.एल. सुरमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी यानी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र रहे। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालीन जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसीलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा पटना लाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि भारत वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में और तामलुक में जो कि मिदनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। और तीसरा है सतारा महाराष्ट्र में, यहाँ पे अगस्त 1943 से मई 1946 तक, और यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता Y.V. चौहान एवं नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। अगला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए। बाद में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्राय उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 महीने बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया तो वे उन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। जापान के मेजर आईवाची फुजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। 15 जुलाई 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फुजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। INA की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे। पहला फेडरेटेड मलय और दूसरा अनफेडरेटेड मलय तथा तीसरा स्ट्रेट्स सेटलमेंट। तृतीय यानी कि स्ट्रेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार हैं। पहला मलक्का, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। दूसरा डिडिंग, वर्तमान में मलेशिया के पैराक राज्य का एक जिला है। और तीसरा है पेनांग, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। चौथा सिंगापुर, अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीर्ष फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया है।
आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सज़ा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ़ कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाज़ीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 अगला टॉपिक है। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ, ब और स 3 श्रेणियों में विभक्त किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे: पहला, भारत की एकता बनाई रखी जाए। दूसरा, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। तीसरा, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। चौथा, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला टॉपिक है इसमें संविधान सभा 1946। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज्य विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन M.N. राय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पेंथिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था।
कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए, आम, मुस्लिम एवं सिख। केवल पंजाब में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 79 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि यानी कि 15 अगस्त को संविधान सभा को भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया। उस दिन इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जी.वी. मावलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे। अगला टॉपिक है इसी में अंतरिम सरकार का गठन 1946। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। बलदेव से संबंधित है रक्षा विभाग, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल का संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। और आगे है इसमें 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, श्री सी राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर शराफत अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और C.H. भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 24 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस तथा सरशफात अहमद खां को हटाना पड़ा। वर्ष 1946 के चुनाव में बंगाल में A.K. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री H.S. सोहरावर्दी थे।
16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही के तहत नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, इसमें अगला टॉपिक है। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल वर्ष 1945 से 1951 था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। एटली प्रधानमंत्री थे, उनका कार्यकाल 1945 से 51 था और ये लेबर पार्टी इस समय सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि ब्रिटेन जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देगा। उन्होंने ही कहा था, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इटली ने लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी, तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यावहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई, जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से दो आयोग गठित किए गए। सिरिल रैडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल को मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर दो भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। इस कार्य में इन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई थी। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस के नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी मैं इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया,
उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन सेकेंडेड किया था। नवंबर 1947 में JV कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। वर्ष 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। इसके बाद वर्ष 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ने मतदान किया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। नियत दिन से और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाएं, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा श्रीमती सुचेता कृपलानी ने गाया था। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 50 थे। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री BR अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। R. कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी, परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी, जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोंटने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर KM पणिक्कर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। भारत का संवैधानिक विकास अगला टॉपिक है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया।
रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक प्रमुख न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर ली मैस्टर व जॉन हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 1786 ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना में से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथकीकरण सिद्धांत को अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था। इसके द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। इन्हें वायसराय मनोनीत करेगा और वे 2 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। इस अधिनियम के अनुसार बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया। तथापि इन प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाए गए कोई भी कानून उस समय तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक कि गवर्नर जनरल की अनुमति न प्राप्त कर लें। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए।
बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडॉनल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग ने 1887 ईस्वी में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही थे। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग FPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया। वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होना चाहती थी को मिलाकर बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन मिल गया और आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की संख्या के अधीन व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पहला, संघात्मक सरकार की स्थापना। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। तीसरा, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। चौथा, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। पांचवां, प्रांतीय शासन व्यवस्था। छठवां, प्रांतीय विधानमंडल। सातवां, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। आठवां, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहला इसके अंतर्गत है संघात्मक सरकार की स्थापना, फिर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, फिर प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, फिर द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, फिर प्रांतीय शासन व्यवस्था, फिर प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि।
वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी कटु आलोचना की। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में वर्ष 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था, जिसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है। आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां कहा है। आधुनिक इतिहास विविध। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान तत्कालीन फारस के मध्य हुई तुर्कोमन चाई की संधि 1828 ईस्वी के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई। उत्तर पश्चिम दर्रे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 से 67 ने भीषण रूप धारण किया। 1865 ईस्वी में सूखा पड़ा और 1866 ईस्वी में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। वस्तुतः पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 ईस्वी के आक्रमण के समय आता है। बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप से मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, चीतू, बालिस मोहम्मद और करीम खां। 7 जुलाई 1896 को बम्बई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यूमिएरे बंधुओं, जो कि फ्रांस के हैं, द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित हुआ था। गांधी एवं तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। जीवी मावलंकर, जो वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, आपकी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने। प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई
1861 को श्री देवेंद्र नाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो 1921 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी, द ग्रेट सेंटिनल महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, के समय महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है, परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मॉरिस हैं। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सनातनी, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एवं पारसी भी सम्मिलित थे। ब्रिटिश भारत के उत्तमनजाई खैबर पख्तूनवा अब पाकिस्तान में है के एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां सामान्यतः सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बाचा खां, फखरे अफगान आदि के नामों से जाने जाते हैं। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वह व्यवसाय से चिकित्सक थे। वर्ष 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे। वर्ष 1929 में भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। J.H. व्हीटली इसके अध्यक्ष हुए। इस आयोग का उद्देश्य भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता एवं जीवन की स्थिति तथा नियुक्ति कार्यों और नियुक्तियों के बीच संबंध पर सिफारिशें करना था। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। इस दुर्भिक्ष से बंगाल में एक अनुमान के तहत 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निशस्त्रीकरण और जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सकें। ध्यातव्य है कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद वर्ष 1961 में उसने गोवा को फौज भेजकर मुक्त करा लिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश उदारवाद एवं महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों, विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, लेखों तथा भाषणों से उनके समाजवादी विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में लगभग 35 महिला स्कूल खोले। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम 2 स्नातकों में से एक थे। अब्दुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे।
उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया और दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया। भारत में सर्वप्रथम केरल में 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। नेहरू गांधी जी के सत्य, अहिंसा तथा अस्पृश्यता जैसे राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी थे, जबकि कई आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जहां भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू जी भारी औद्योगिकरण के पक्षपोषक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो एक विलुप्त पक्षी की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। प्रथम अणु बम विस्फोट 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में किया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणु बम विस्फोट जापान के ही नागासाकी शहर पर किया गया। इन दोनों विस्फोटों के परिणामस्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि 1947 से 1952 पहली थी, 1952 से 57 दूसरी थी, 1957 से 1962 तीसरी थी। 1962 से 64 के दौरान 27 मई 1964 को हुई। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद, अब प्रयागराज के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे, जो 24 मार्च 1977 को इस पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूलतः संस्कृत एवं बंगाली दोनों ही भाषाओं के मिश्रित प्रयोग से की थी। यह उनके उपन्यास आनंद मठ में संकलित है। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ। वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। ब्रिटिश राज के समय यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। यह ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य चलाया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। कोलकाता स्थित इसी भवन में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित है। इस भवन के वास्तुविद थॉमस लियोन थे। इसका निर्माण मूलतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स राइटर्स के लिए 1777 ईस्वी में किया गया था। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की मदद से समझाया है। मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दासता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि तथा मध्यम वर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी है। यही उसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। उसके अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है, जिसके मूल में वर्ग संघर्ष का द्वंद्व होता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रीगोरियन कैलेंडर है। यह लगभग संपूर्ण विश्व में प्रयुक्त होता है।
फालुन गांग विश्वास तथा प्रथा की एक व्यवस्था है जो चीन में ली होंगझी द्वारा वर्ष 1992 में स्थापित की गई थी। मदर टेरेसा का जन्म उत्तरी मैसिडोनिया में वर्ष 1910 ईस्वी में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर वह नन बन गईं। वर्ष 1929 में भारत वह आईं और यहीं रहकर उन्होंने कलकत्ता के सेंट मैरी बंगाली माध्यम स्कूल में अध्यापन कार्य किया। 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गर्व सिरिमाओ भंडारनायके श्रीलंका को प्राप्त है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। यह ब्रिटेन के फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी अर्थात प्रधानमंत्री का निवास है। यह लंदन की वेस्टमिंस्टर सिटी में स्थित है। चीन ने तिब्बत पर वर्ष 1959 में कब्जा किया था, जिससे तिब्बत की स्वायत्तता समाप्त हो गई। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस और अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ विभाजित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। चीन में वास्तविक कागज के प्रथम निर्माण का श्रेय साई लून को प्राप्त है। चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लून ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। 14वीं शताब्दी में प्रारंभ पुनर्जागरण को यूरोप में मध्यकालीन सामंतवादी युग की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रारंभ इटली से हुआ। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण वहां विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। इसमें अगला टॉपिक है पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा वर्ष 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे, जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक प्रकाशन की स्थापना की थी। आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत का संगीत गगन हरकारा के गीत अमी कोठे पाबो तारे से प्रेरित है। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को वर्ष 1972 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान नेशनल एंथम के रूप में अपना लिया है। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सईद अली अहसान ने किया है। उल्लेखनीय है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की भी रचना की है। यह विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों में राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई हैं। गीतांजलि का मूल बांग्ला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ। गीतांजलि के लिए ही वर्ष 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखी जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक M.K. गांधी हैं, महात्मा गांधी हैं। इनका प्रथम प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद से किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे।
उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 पारित किया गया। इन्होंने बहुविवाह तथा बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तकें भी लिखीं। D.K. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। दास कैपिटल जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित 1867 में प्रकाशित पुस्तक है, जिसके कुछ भाग का संपादन फ्रेडरिक एंजल्स ने किया था। इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ तथा द्वितीय एवं तृतीय खंड का संपादन तथा प्रकाशन उनके मित्र एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। इस पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 पर आधारित है। केसरी सिंह बारहट राजस्थान के कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने वर्ष 1903 में 13 कविताओं की चेतावनी रा चुगढ्या लिखी थी। भारत भारती के लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि। ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है, जिसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा था। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। उर्दू के प्रख्यात शायर तथा पेशे से वकील इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने ही लिखा था, किंतु बाद में ये मुस्लिम लीग से संबंध हो गए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा का भाग है। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक गुरुमुख निहाल सिंह हैं। यह वर्ष 1956 से 1962 तक राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल रहे थे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस 1935 के संपादक G.A. नटेशन थे। यह पुस्तक 2 भागों 2 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई थी, जिसके पहले भाग में 1885 से 1910 तक तथा दूसरे भाग में 1911 से 1934 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण संकलित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942 से 95 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। कैदी जीवन के दौरान ही पंडित नेहरू ने मेरी कहानी एवं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तकें भी लिखी थीं। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल थे। इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक के समान थी। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 1850 रिपोर्ट W.H. स्लीमैन द्वारा लिखी गई थी, जिसका प्रकाशन 2 भागों में लंदन से हुआ था। जेपी आंदोलन, आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता, जेपी मूवमेंट, इमरजेंसी एंड इंडिया सेकेंड फ्रीडम नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है, जिसके लेखक M.G. देवासहायाम हैं। जनरल ब्रज मोहन कौल द्वारा लिखी गई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी है। यह पुस्तक वर्ष 1967 में प्रकाशित हुई थी, जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने अपनी रचना में परियों की कहानियों का वर्णन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं द स्टीडफास्ट टिन सोल्जर, द स्नो क्वीन, द लिटिल मर्मेड और थुम्बेलिना इत्यादि हैं। द गोल्डन गेट के रचयिता विक्रम सेठ हैं। वर्ष 1986 में रचित यह इनका प्रथम उपन्यास है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रशेल कार्सन हैं।
इस पुस्तक में कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रश्न उठाया गया है। द सैटेनिक्स वर्सेस सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1988 में हुआ था। यह पुस्तक विवादित होने के कारण चर्चा में रही थी। द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई पहली उपन्यास है। नेमसेक को झुम्पा ने वर्ष 2003 में लिखा। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता हैं। यह पुरस्कार उन्हें उनके कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज़ के लिए वर्ष 2000 में दिया गया। मानस का हंस प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर का प्रतिष्ठित उपन्यास है। इसमें पहली बार व्यापक कैनवास पर रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर कथा रची गई है। सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वे छायावाद के कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं चिदंबरा, लोकायतन, वीणा, युगवाणी, पल्लव, भारत माता, ग्रामवासिनी तथा कला और बूढ़ा चांद है। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका J.K. रोलिंग के हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज एक जादू का मंत्री है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, लगन, अहिल्याबाई आदि। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा वर्ष 1932 में प्रकाशित लघु कथा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र की भी रचना की थी। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता अंग्रेजी भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस हैं। 1849 से 50 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास चार्ल्स डिकेंस के जीवन पर आधारित है। द प्राउडेस्ट डे एंथनी रिड एवं डेविड फिशर द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। कामायनी प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इसी महाकाव्य में प्रसिद्ध मनु एवं श्रद्धा प्रसंग है। इनकी प्रमुख रचनाएं आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली और कंकाल है। बैरियर एल्विन ने बेगा जनजाति का अध्ययन किया तथा बेगा नामक पुस्तक लिखी। जनजातियों के लिए इन्होंने राष्ट्रीय उपवन बनाने का सुझाव दिया था। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते थे। इनकी एक अन्य चर्चित पुस्तक अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर है। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट पुस्तक V.P. मेनन द्वारा लिखी गई थी। इसका प्रकाशन लंदन स्थित लॉन्गमैन प्रकाशन द्वारा किया गया था।